हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एक बार फिर से हम बात कर रहे हैं 17 अप्रैल के एडिटोरियल सेशन की। मंडे टू फ्राइडे हमारा ये सेशन कंटिन्यू रहता है और यूट्यूब पर मैं इसे अपलोड कर देता हूँ शाम को 5 बजे। तो जो बच्चे टाइमिंग पूछते हैं कि क्या टाइमिंग एडिटोरियल का, तो शाम को 5 o'clock आप इसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यदि नोटिफिकेशन नहीं भी पहुँचता है तो भी आप चैनल पर विजिट करें, वहाँ आपको एडिटोरियल मिल जाएगा। और इससे पहले लगभग आप कह सकते हैं 2:30 और 3 o'clock के बीच में आपको एडिटोरियल मिल जाता है द इंडियन एक्सप्रेस, तो वो आप देखें वहाँ पर। यदि आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप इसे दोस्तों के साथ शेयर करें और अंत तक सेशन को देखें, प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाएं, हर एक चीज़ को नोट करते चलें और सैटरडे संडे को जितना भी मैंने पढ़ाया है मंडे टू फ्राइडे उन सब का रिवीजन करें। तो देखिए, ग्रामर और वोकैबुलरी के कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको इस एडिटोरियल में प्रवेश करने से पहले पता होनी चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूट एक वर्ड आपको मिलेगा। कॉन्स्टिट्यूट का मतलब बनाना होता है, निर्मित करना होता है। तो सिनोनिम्स इसके हो सकते हैं कंपोज, फॉर्म, कंप्राइज। ये इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं, कंपोज, फॉर्म या कंप्राइज, से मिलकर बना होना। एक वर्ड आएगा ल्यूक्रेटिव। ल्यूक्रेटिव का एडवर्ब बनाओगे तो एलवाई जुड़ जाएगा, ल्यूक्रेटिवली। इनफैक्ट आज के जो एडिटोरियल में ये वर्ड है वो ल्यूक्रेटिवली यूज़ किया गया है, ल्यूक्रेटिवली एम्प्लॉयड ऐसा करके कुछ यूज़ किया गया है। तो ल्यूक्रेटिव जो शब्द होता है इसका मतलब होता है बेनिफिशियल, जो कि प्रॉफिटेबल हो, लाभदायक हो। तो प्रॉफिटेबल, गेनफुल, रेम्यूनरेटिव, वर्थवाइल, थ्राइविंग, ये सब इसके सिनोनिम्स होंगे। लाभदायक को बोलते हैं। एक वर्ड मिलेगा क्रिटिकल, और क्रिटिकल किस चीज़ के लिए है उसके लिए यहाँ पे आपको टू भी मिलेगा। ठीक है, किसके लिए महत्वपूर्ण है, तो क्रिटिकल टू होता है। क्रिटिकल का मतलब महत्वपूर्ण है। क्रूशियल, वाइटल, एसेंशियल, की और पिवटल, ये आप जानते हैं कि जब एडजेक्टिव के रूप में आता है तो इसका मतलब सिग्निफिकेंट होता है, इंपॉर्टेंट होता है। एक आज के एडिटोरियल में आपको वर्ड मिलेगा इमिग्रेंट। तो मैंने यहाँ पे आपको एक और वर्ड लेके दिया है एमिग्रेंट। इसे पढ़ते हैं इमिग्रेंट, इसको पढ़ते हैं एमिग्रेंट। डिफरेंस क्या है, यदि किसी देश में कोई व्यक्ति आता है, प्रवासी कोई व्यक्ति आता है बाहर से, दूसरे देश से, तो उसे आप कहते हैं इमिग्रेंट। अगर वहाँ से छोड़कर कहीं जाता है तो उसे कहते हैं एमिग्रेंट। सपोज करिए भारत का नागरिक है, अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो इंडिया में एक व्यक्ति गया वेस्ट एशिया में काम करने के लिए, गल्फ़ कंट्री में काम करने के लिए। आज का एडिटोरियल गल्फ़ कंट्रीज़ के बारे में, उसकी बच्चा मैं यहाँ पे एग्जांपल दे देता हूँ। अगर वो गल्फ़ कंट्री में काम करने के लिए गया तो जिस कंट्री में काम करने के लिए गया वहाँ के लिए वो हो गया इमिग्रेंट, और भारत के लिए वही व्यक्ति बन गया एमिग्रेंट, क्योंकि भारत से गया है और वेस्ट एशिया का किसी कंट्री में गया है तो वो फिर वहाँ पे लिए इमिग्रेंट है, भारत के लिए एमिग्रेंट है। और बड़े आसानी से इसको याद कर सकते हैं आप। आई जो वर्ड दे रखा है इसको आप पढ़िएगा इन। तो अगर हमारे देश के अंदर आया है तो वो इमिग्रेंट है, अगर हमारे देश से बाहर गया है, एग्जिट हुआ है, तो वो एमिग्रेंट है। समझ रहे हैं मेरी बात आप। अगर वो देश के अंदर आया है तो इमिग्रेंट, इन, आई से इन, और ई से एग्जिट, वो देश से बाहर गया है, एग्जिट हुआ है, तो एमिग्रेंट। तो इस प्रकार से इसके फ़र्क को याद रखिएगा। काफ़ी बार ये कंफ्यूज करता है एग्जाम में, इस संबंधित क्वेश्चंस भी मैंने देखे हैं, तो प्रश्न आने की संभावना भी रहती है। एक आपको आज मिलेगा यूज टू के साथ में आईएनजी, आप देखेंगे तो वहाँ डेफिनेटली आपके दिमाग में क्वेश्चन मार्क लगेगा कि आईएनजी कैसे आ गया। तो इसका कारण आप देखेंगे तो वहाँ पे यूज टू से पहले कहीं आर का प्रयोग कर रखा है, इस कारण से आया है। तो बी का फॉर्म समझते हो, इज, एम, आर, वॉज, वर, ये सब बी के रूप होते हैं। इनमें से कोई भी हो और यूज टू हो तो फिर आप V0 के साथ आईएनजी प्लेस कर सकते हैं। ठीक है ना, बी प्लस यूज टू हो तो आईएनजी लगेगा। मैंने यहाँ पे 2 एग्जाम्पल दिए, पढ़िए एक बार इसको। तो दे रखा है ही यूज टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग व्हेन ही वाज 10, वह सुबह जल्दी उठता था जब वो 10 वर्ष का था। एक एग्जाम्पल है ही इज यूज टू टेलिंग अ लाई। अब यहाँ पे देखिए इज बी का रूप आ गया तो यूज टू के साथ में हमने यूज किया है आईएनजी, जबकि यहाँ देखेंगे तो कोई बी का फॉर्म नहीं है, इस कारण से यूज टू के साथ में हमने यूज़ किया है V0 बेस फॉर्म। ठीक है, तो इस तरीके से यूज़ करना है इसको। अब जब यूज टू के पहले कोई अगर वर्ब नहीं है तो इसका मतलब आप पढ़ेंगे कि ये पास्ट हैबिट है, और ऐसी कंडीशन में आप यूज टू को रिप्लेस भी कर सकते हैं वुड से। ये पास्ट हैबिट बताता है कि ऐसा होता था, ऐसा किया करता था। जबकि जो सेकेंड एग्जाम्पल है वो ये कहना चाहता है कि इसकी ये आदत है, वो इस चीज़ का आदी है, कि वह झूठ बोलने का आदी है, वो इसको झूठ बोलने की आदत पड़ चुकी है, ये कहना चाहता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है इन दोनों कंडीशंस में। इसके बाद हम बात करें तो एक वर्ड आपको मिलेगा सकर। काफ़ी बार आता है ये वर्ड। सकर का मतलब होता है सहायता करना। तो ऐड, हेल्प, असिस्टेंस, सपोर्ट, बैकिंग, ये सब सपोर्ट करने का, हेल्प करने का अर्थ है। अब देखिए ये वर्ड्स याद कैसे रहेंगे आपको। सकर शब्द है, आपको हेल्प तो पता ही है, हेल्प तो हम सभी यूज़ करते हैं। तो जैसे मे आई हेल्प यू एक वर्ड होता है, मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ। ठीक है ना।
और ये जैसे मैं कहूँ कि आई नीड योर हेल्प, मुझे आपकी सहायता की ज़रूरत है। तो इन्हीं सेंटेंसेस को आप हेल्प को रिप्लेस करिए सकर के साथ और आप लिखिए फिर कि भी मुझे आपके सहायता की ज़रूरत है, तो आप लिखेंगे आई नीड योर सकर। तो फिर आपको सकर वर्ड याद होना शुरू हो जाएगा, आपको याद रहेगा। तो जो भी वर्ड आप सीखते हैं उसको यूज करें बार बार में, और जो सिंपल सामान्य शब्द हैं जो आप हमेशा यूज़ करते आए हैं उनको हटा दें, क्योंकि वो तो भूलेंगे नहीं, आप बहुत बार यूज़ किया आपने ज़िंदगी में, लेकिन आप उसकी जगह पे ये यूज़ करना शुरू करें तो वर्ड नहीं जाएगा दिमाग से। एक इवैक्यूएट वर्ड मिलेगा आपको। इवैक्यूएट का मतलब होता है खाली करवाना होता है वैसे, तो शिफ्ट, रिमूव, एक्सपेल, एविक्ट। शिफ्ट भाई वहाँ से हटाकर कहीं और शिफ्ट कर दें, रिमूव मतलब वहाँ से हटा दें, एक्सपेल का मतलब निकाल दें, एविक्ट का मतलब निकाल दें, तो इवैक्यूएट का ये मतलब है। एक वर्कआउट मिलेगा, फ्रेजल वर्ब है। वर्कआउट का मतलब जो है इस कंटेक्चुअल रेफरेंस में अगर हम बात करेंगे तो उसका मतलब है टू सक्सेसफुली डील विद द प्रॉब्लम, कि किसी समस्या से सक्सेसफुली डील करना, सफलतापूर्वक डील करना, उसको बोलते हैं वर्कआउट। एक वर्ड है जंक्चर। जंक्चर से मतलब है पॉइंट, टाइम, मोमेंट, स्टेज और फेज। कोई भी बिंदु, कोई भी चरण, कोई भी स्टेज, उसको हम बोलते हैं जंक्चर। तो इस प्रकार से हमने आज देख लिया है कि ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको आज के एडिटोरियल में मिलेंगे देखने को, जिससे एडिटोरियल बहुत ही आसान हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं आज के एडिटोरियल में क्या दे रखा है। देखिए आपको दे रखा है अक्रॉस द गल्फ। अक्रॉस द गल्फ का मतलब क्या है? गल्फ का मतलब खाड़ी, और गल्फ कंट्रीज खाड़ी देश होते हैं। और अक्रॉस का मतलब होता है एक तो आर पार, के पार निकल जाना, एक होता है अक्रॉस द वर्ल्ड। हम पढ़ते हैं ना काफ़ी दिनों से, न्यूज़पेपर में देने को मिलता है कि अक्रॉस द वर्ल्ड कोविड-19 जो है अक्रॉस द वर्ल्ड फैली हुई है, तो पूरे मतलब उसके अंदर, पूरे दुनिया के अंदर। तो वैसा ही यहाँ पे है अक्रॉस द गल्फ का मतलब पूरे खाड़ी देशों में। तो देखिए खाड़ी देशों में भारत के वर्कर्स हैं, वो काम करते हैं। कोविड-19 के चलते वो फंसे हुए हैं वहाँ पर। अब वहाँ पे उनका क्या होगा उसके बारे में आर्टिकल बताएगा आपको कि वहाँ की जो सरकारें हैं, जो खाड़ी देश की सरकारें हैं, क्या वो उनको भारत भेज देगी, क्या उनको रिपैट्रिएट कर देगी, स्वदेश वापसी के लिए सहायता करेगी, या फिर सहायता करेगी तो किस कंडीशन में करेगी। अगर उनमें से कोई इन्फेक्टेड पाया गया तो फिर डेफिनेटली नहीं भेजेगी। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। हम स्टार्ट करते हैं आज का आर्टिकल। इंडिया मस्ट डू ऑल इट कैन टू हेल्प द माइग्रेंट वर्कर्स स्ट्रैंडेड इन वेस्ट एशिया। एक वर्ड आपको यहाँ पे मिलता है स्ट्रैंडेड। स्ट्रैंडेड का मतलब होता है स्टक होना। यहीं पर इस आर्टिकल में एक वर्ड मिलेगा आपको स्टक, ठीक है ना। तो दोनों सेम ही है। स्टक और स्ट्रैंडेड का मतलब होता है फंसा हुआ होना। तो इंडिया, भारत को मस्ट डू, मस्ट के बारे में मैंने बहुत बार बताया है, एक बार फिर सुन लीजिए। मस्ट ऑब्लिगेशन, कंपल्सन के लिए आता है, और मॉडल के साथ में बेस फॉर्म लगाते हैं तो डू है। तो भारत को निश्चित रूप से वो करना चाहिए ऑल, सब कुछ। इट इंडिया के लिए है, कैन जो कर सकता है, टू हेल्प सहायता करने के लिए, द माइग्रेंट वर्कर्स जो भी प्रवासी मतलब काम करने वाले हैं। माइग्रेंट का मतलब जो भारत से निकलकर कहीं काम करने के लिए गए हैं। स्ट्रैंडेड इन वेस्ट एशिया, वो वर्कर्स जो कि वेस्ट एशिया में स्ट्रैंडेड हैं। अब स्ट्रैंडेड का पार्ट ऑफ स्पीच है वो एडजेक्टिव है। सपोज करें आपको नहीं पता था कि ये पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है, तो कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो ये वर्कर्स के लिए आ रहा है ना स्टैंडर्ड। कौन से वर्कर्स? जो फंसे हुए हैं। अब वर्कर्स यहाँ पे नाउन है, और नाउन के मीनिंग को एक्सटेंशन दे वो एडजेक्टिव हो जाएगा, तो ये एडजेक्टिव है। अब आप ये सोच सकते हैं कि हमने तो एडजेक्टिव को नाउन से पहले देखा है, तो नाउन के बाद में भी एडजेक्टिव लगता है, और ऐसे कंडीशन को हम बोलते हैं पोस्ट पोज एडजेक्टिव। अगर नाउन के बाद में एडजेक्टिव लगता है तो उसको पोस्ट पोज एडजेक्टिव कहा जाता है। नाउन से पहले एडजेक्टिव लगता है तो हम उसको एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के नाम से जानते हैं। तो ये थोड़ा सा आप फंक्शन याद रखिएगा एडजेक्टिव्स का भी। कभी एडजेक्टिव पढ़ाऊंगा तो मैं आपको विस्तार से बता दूंगा कैसे एट्रीब्यूटिव और पोस्ट पोज का यूज़ होता है। तो भारत को यहाँ पे निश्चित रूप से वो सारे प्रयास करने चाहिए जो कि भारत कर सकता है माइग्रेंट वर्कर्स की हेल्प करने के लिए, वो माइग्रेंट वर्कर्स जो वेस्ट एशिया में फंसे हुए हैं। अब इसके बात करें, अराउंड 8 मिलियन पीपल इन द गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूट अ यूनिक कोहोर्ट अमंग इंडियन डायस्पोरा कम्युनिटीज अराउंड द वर्ल्ड। तो तीन चीज़ों की बात हम यहाँ पे करें। कॉन्स्टिट्यूट तो हम चर्चा कर चुके हैं, बनाना, कंपोज करना कहलाता है। कोहोर्ट का मतलब एक प्रकार से ग्रुप होता है, समूह होता है, दल होता है, जत्था होता है। डायस्पोरा जो वर्ड है, डायस्पोरा का मतलब होता है कि जो भारत से, मतलब ये मान लीजिए इंडियन डायस्पोरा है तो ये वो ग्रुप है जो कि भारत में नहीं रहता है, विश्व के अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ फैला हुआ है। तो अप्रवासी भारतीय मतलब कह सकते हो आप, समझ गए। तो भारत का ग्रुप जो कि दूसरे देश में जाकर रह रहा है, किसी देश का ग्रुप जो दूसरे देश में जाकर रह रहा है, उसको डायस्पोरा बोलते हैं। तो क्या बोलना चाह रहा है ये कि अराउंड 8 मिलियन पीपल, यहाँ पे अराउंड का मतलब लगभग है, ऑलमोस्ट है। 8 मिलियन पीपल, 8 मिलियन लोग। 8 मिलियन का मतलब कितना हो गया? 80 लाख।
1 मिलियन बराबर 10 लाख। तो 80 लाख लोग जो है कहाँ पर, जीसीसी में। जीसीसी की फुल फॉर्म क्या है, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है। इन कंट्रीज़ में कॉन्स्टिट्यूट वो बनाते हैं अ यूनिक कोहोर्ट, एक सबसे अलग कोहोर्ट, एक सबसे अलग ग्रुप बनाते हैं अपना अमंग इंडियन डायस्पोरा कम्युनिटीज़। किसके बीच, जो भारतीय डायस्पोरा कम्युनिटीज़ हैं वो एक कम्युनिटी जो भारत के लोगों ने बना रखी है अलग देशों में जाकर, उनमें अराउंड द वर्ल्ड, पूरे विश्व भर में ये फैले हुए हैं। तो ये कह रहा है कि लगभग 80 लाख लोग हैं जीसीसी कंट्रीज़ में जो कि एक अलग सा ग्रुप बनाते हैं उन भारतीय डायस्पोरा कम्युनिटीज़ के बीच जो पूरे विश्व भर में फैली हुई हैं। समझ गए। यहाँ अमंग इसलिए है क्योंकि मोर देन 2 की बात कर रहे हैं। अच्छा, कल एक आर्टिकल में बिटवीन का प्रयोग था और शायद एक बच्चे ने मुझे कमेंट्स के जरिए पूछा था कि सर बिटवीन कैसे आ सकता है, वहाँ पे तो 2 नहीं है। तो कई बार बिटवीन का प्रयोग आप म्यूचुअल रिलेशनशिप, म्यूचुअल कनेक्शन के लिए भी कर सकते हो और वहाँ पे मोर देन 2 के लिए होता है। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल देखते हैं काफ़ी बार कि देयर इज़ एन अलायंस बिटवीन 4 कंट्रीज़। तो 4 कंट्रीज़ के बीच में 4 पार्टीज़ मैंने कर दिया, 4 पार्टीज़ में एक अलायंस है तो 4 पार्टीज़, लेकिन बिटवीन लगता है क्योंकि वो अलायंस जो है वो म्यूचुअली जोड़ेगा उन चारों पार्टीज़ को। तो ऐसी कंडीशन बिटवीन मोर देन 2 के लिए भी आ सकता है, तो वो याद रखिएगा। ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ और काम की है कि यूनिक से पहले ए लग रखा है। तो सबसे पहले तो देखो, हम लोग जब आर्टिकल पढ़ते हैं तो हमने जो स्कूलिंग में पढ़ा है वैसा याद नहीं रखना है कि आपने AEIOU देखा, उससे पहले हमने एन लगा दिया। यहाँ पे यूनिक में अगर आप इसको हिंदी में लिख के देखेंगे तो यूनिक कुछ इस तरह लिखा जाएगा। तो इसका जो ये जो लेटर है ये कॉन्सोनेंट है, इसलिए इसको जो साउंड को देखकर हम आर्टिकल लगाते हैं। तो यूनिक जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, इस कारण से ए का प्रयोग कर रहे हैं। वाउल साउंड अगर होता, अच्छा वॉवेल नहीं होता है, वाउल बोलते हैं इसको, अगर वाउल साउंड होता तो फिर हम इसको लिए क्या यूज़ करते हैं, एन का यूज़ करते हैं। थोड़ा सा ये याद रखिएगा। तो कह रहा लगभग 8 मिलियन लोग हैं गल्फ कॉपरेशन काउंसिल कंट्रीज़ में जो कि एक यूनिक ग्रुप बनाते हैं भारतीय डायस्पोरा जो कम्युनिटीज़ है पूरे विश्व भर में उनके बीच। इसके आगे कह रखा है अराउंड 50% ऑफ देम, फिर से अराउंड का प्रयोग है तो अराउंड का प्रयोग फिर भी लगभग के लिए है, नियरली कह सकते हो। तो लगभग 50% जो उनमें से हैं, किन में से, जो 80 लाख लोग हैं उनमें से, आर अनस्किल्ड, वो मतलब अनस्किल्ड हैं। अनस्किल्ड का मतलब उनमें दक्षता, कुशलता, मतलब वो एक्सपर्टीज़ नहीं है, वो मतलब उस फील्ड के जिसमें वो काम कर रहे हैं उसके लिए उनके पास स्किल नहीं है। तो उनमें से मतलब अकुशल हैं 50%, अनदर 30%, और जो उनमें से बाकी जो बचे हैं 50%, उनमें से 30% है वो सेमी स्किल्ड है, अर्ध प्रशिक्षित हैं, अर्ध कुशल हैं। ओनली अ स्मॉल माइनॉरिटी ऑफ 20% ऑफ देम आर स्किल्ड। अब कह रहा है ओनली, केवल, अ स्मॉल माइनॉरिटी, केवल एक छोटा सा अल्पसंख्यक, मतलब 20% बच गया, वो उनमें से स्किल्ड है। 50% तो बच गया यहाँ पे अनस्किल्ड, बचे 50%, 30% हो गए सेमी स्किल्ड, और 20% बचे हैं वो हैं स्किल्ड, वो हैं कुशल। एंड ल्यूक्रेटिवली एम्प्लॉयड का मतलब हो गया और एक अच्छे स्थिति में उनको रोजगार मिला हुआ है। ल्यूक्रेटिवली हमने पढ़ा, पहली बात तो ल्यूक्रेटिवली की आवश्यकता ही क्यों पड़ी, क्यों नहीं यहाँ पे ल्यूक्रेटिव चला, क्योंकि एम्प्लॉयड यहाँ पे कर रखा है कि वो एम्प्लॉयड है। तो एम्प्लॉयड की विशेषता बता रहे हैं ये, है ना। अगर आप एम्प्लॉयड की विशेषता बताओगे तो यहाँ पे देखो, जब वर्ब की, एडजेक्टिव की विशेषता बताने के लिए जब आप कोई शब्द यूज करते हो तो उसको हम एडवर्ब बोलते हैं। तो ल्यूक्रेटिवली यहाँ पे एडवर्ब हो गया, एडवर्ब की आवश्यकता पड़ेगी आपको। नाउन प्रोनाउन के लिए ही चाहिए होता तो हम यहाँ पे एडजेक्टिव यूज करते हैं। तो ये कह रहा है कि उनमें से ये जो 20% लोग हैं वो कुशल भी हैं और उनको बहुत अच्छे मेहनताना भी मिलता है, रेम्यूनरेशन मिलता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि ये जो है ल्यूक्रेटिवली एम्प्लॉयड है, इसका मतलब काफ़ी अच्छे स्थिति में एम्प्लॉयड है। ल्यूक्रेटिव, प्रॉफिटेबल के लिए हमने यूज़ किया था। बट ऑल दीज माइग्रेंट वर्कर्स टुगेदर फॉर्म द बैकबोन ऑफ इंडियाज टाइज विद द रीजन। लेकिन ऑल दीज माइग्रेंट वर्कर, जितने भी सारे माइग्रेंट वर्कर्स हैं, जितने भी ये प्रवासी काम करने वाले लोग हैं, टुगेदर, ये मिलकर, ये पूरे के पूरे 100% फॉर्म का मतलब बनाते हैं। द बैकबोन का मतलब रीढ़ की हड्डी को बैकबोन बोलते हैं, तो यहाँ पे कहेंगे बेस, आधार, क्योंकि रीढ़ की हड्डी एक आधार प्रदान करती है। इंडियाज टाइज, भारत के जो रिश्ते हैं, विद द रीजन, इस क्षेत्र के साथ, रीजन कौन सा, जीसीसी वाला रीजन, गल्फ कंट्रीज वाला रीजन। तो यहाँ पे भारत के रिश्तों की बैकबोन बनाते हैं ये, ठीक है, आधार तैयार करते हैं। तो देखो क्या बोला गया है इसके अंदर कि भाई लगभग 80 लाख लोग फैले हुए हैं पूरे विश्व भर में, कहें भारतीय कम्युनिटीज में, जीसीसी कंट्रीज में मतलब हैं 80 लाख लोग, और उनमें से 50% लोग जो हैं वो अनस्किल्ड हैं। फिर उनमें बचे हुए जो लोग हैं उनमें 30% जो हैं वो सेमी स्किल्ड है, और केवल 20% लोग वो हैं जो स्किल्ड हैं और उनको रोजगार भी बहुत अच्छे से प्राप्त है, अच्छा पैसा मिलता अच्छा खासा। लेकिन जो ये माइग्रेंट वर्कर्स है सारे मिल के ये इस क्षेत्र के साथ भारत के रिश्तों को प्रगाढ़ करते हैं, उसको एक आधार प्रदान करते हैं। देयर कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ नियरली 40% ऑफ द टोटल फॉरेन एक्सचेंज रिमिटेंसेज टू इंडिया इज क्रिटिकल टू इट्स इकोनॉमी।
तो ये तो हमने डिस्कस कर लिया था। क्रिटिकल का मतलब वाइटल था, क्रिटिकल का मतलब पिवटल था, क्रिटिकल का सिग्निफिकेंट है, क्रिटिकल का इसेंशियल है, क्रिटिकल का इंपॉर्टेंट है। और किसके लिए इंपॉर्टेंट है तो उसके लिए हमने यहाँ पे यूज़ किया टू। ये वहाँ भी मैंने डिस्कस किया था, क्रिटिकल टू लगा देंगे, किसके लिए महत्वपूर्ण है। रिमिटेंस जो शब्द है, रिमिटेंस का मतलब होता है प्रेषित धन, जो सेंट मनी, जो जैसे कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति खाड़ी देश में रह रहा है, गल्फ कंट्री में रह रहा है, और आप में से भी बहुत सारे लोग होंगे जहाँ पे किसी का कोई गार्डियन या किसी का कोई रिश्तेदार रहता हो किसी देश में, और वहाँ से जो पैसा भेजा जाएगा उसको हम बोलते हैं रिमिटेंस। तो देयर कॉन्ट्रीब्यूशन, उनका जो योगदान है, किनका, जो वो काम करने वाले हैं, जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, ऑफ नियरली 40%, कितना, लगभग 40% का जो उनका कॉन्ट्रीब्यूशन है ऑफ द टोटल फॉरेन एक्सचेंज। टोटल जो फॉरेन एक्सचेंज होता है, जितना भी विदेशों से पैसा आता है ना, फॉरेन एक्सचेंज का मतलब विदेशों से जो पैसा आता है, एक्सचेंज होता है भारत के साथ, तो उनमें से लगभग 40% उनके द्वारा आता है, कॉन्ट्रीब्यूशन 40% उनका है। और जो रिमिटेंसेज हैं मतलब प्रेषित धन है टू इंडिया, भारत को, इज क्रिटिकल टू इट्स इकोनॉमी, वो भारत की इकोनॉमी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। समझ गए? तो उनका जो कंट्रीब्यूशन, जितना भी पैसा टोटल एक्सचेंज आता है, फॉरेन एक्सचेंज आता है, फॉरेन एक्सचेंज रिमिटेंस जो आता है भारत के लिए, जो वहाँ से पैसा आता है, उनमें से लगभग 40% योगदान उनका रहता है। और ये चीज़ भारत की इकोनॉमी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। देयर लेबर, उनके जो श्रम है, श्रम मजदूरी, हार्डवर्क, उनका जो हार्डवर्क है इज़ वाइटल फॉर द जीसीसी इकोनॉमी। उनका जो भी लेबर है वो भारत की जो मतलब जीसीसी इकोनॉमी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब उन कंट्रीज़ के लिए, भारत के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि 40% तो वहीं से आ रहा है पैसा, अगर विदेशी पैसों की अगर बात करें। बाकी अगर आप वहाँ का जो लेबर है वो काम करते हैं वहाँ के लिए, उनका जो हार्डवर्क है वो उनकी इकोनॉमी, जो जीसीसी कंट्री की इकोनॉमी बनाती है, उनके लिए भी बहुत वाइटल है। वाइटल का मतलब वही है जो क्रिटिकल का मतलब है, क्रूशियल है, इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है, पिवटल है, ये सब है। देयर लेबर इज वाइटल फॉर द जीसीसी इकोनॉमी विद नो ऑप्शन ऑफ एसिमिलेशन। एसिमिलेशन बनता है एसिमिलेट से, ASSIMILATE। अगर यहाँ ION ना हो के ई होता तो एसिमिलेट का मतलब होता है समावेशित करना, आत्मसात करना, स्वीकार करना। एसिमिलेशन का मतलब होता है आत्मसात करने की प्रोसेस, समावेशित करने की प्रोसेस। अगर मैं इंग्लिश में बात करूँ तो इसको इन्वॉल्व, इंक्लूड करने की प्रोसेस आप कह सकते हो। तो कह रहा है विद का मतलब साथ, नो ऑप्शन मतलब कोई विकल्प नहीं है, किस चीज़ का, समावेशित करने का, मिल जाने का, इनटू देयर होस्ट कंट्रीज। होस्ट कंट्रीज का मतलब मेज़बान, भारत से गए जीसीसी कंट्रीज जो हैं वो वहाँ पे उनके लिए होस्ट हो गया। ठीक है, तो ये जो होस्ट कंट्रीज हैं वहाँ पे चूंकि उनको पता है कि कोई ऑप्शन तो है नहीं कि उनकी कंट्री में उनको जगह मिल जाएगी, वो उनको अपना लेंगे, वहीं पे रहना लग जाएंगे, तो इस ऑप्शन के न होते हुए दे आर लिंक टू द होम कंट्री। उनका जो जुड़ाव है, लिंक का मतलब जुड़ाव, लिंक के साथ टू लगता है, जुड़ाव किस साथ में, तो उनका जो कनेक्शन है होम कंट्री के साथ, मतलब भारत के साथ, मान लीजिए यहाँ पे रिमेन्स इंटैक्ट, वो मतलब रहता है इंटैक्ट। इंटैक्ट का मतलब बिल्कुल साबुत, साबुत का मतलब विदाउट डैमेज, बिल्कुल पूर्ण रूप में बना हुआ रहता है ये रिश्ता, अनलाइक इंडियन इमिग्रेंट्स टू द वेस्ट। और ये कह रहा है इसके विपरीत, देखो अनलाइक है, काफ़ी बार लोग गलत कर देते हैं, बोलने में गलती कर देते हैं। जैसे कि मैं कहूँ यूट्यूब पर दो ऑप्शन आते हैं, लाइक और डिसलाइक का। कई बार जल्दीबाजी में निकल जाता हूँ मुँह से, कई बार हम वैसे गलती कर देते हो कि हम कहते हैं कि किसने अनलाइक किया है। काफ़ी बार कमेंट भी आता है कि आपके वीडियो को सर किसने अनलाइक किया, इतना अच्छा पढ़ाने के बावजूद। तो अनलाइक नहीं होता, डिसलाइक होता है। अनलाइक का मतलब के जैसा ना होना, लाइक का ऑपोजिट है, लाइक एक एडजेक्टिव है तो फिर उसका ऑपोजिट अनलाइक बनेगा। लेकिन लाइक अगर एक वर्ब है जिसका मतलब पसंद करना है तो फिर उसका ऑपोजिट बनेगा डिसलाइक। और इसी से एक चीज़ और याद रखिएगा, लाइकली होता है संभव होना और एक अनलाइकली होता है असंभव होना, ये भी याद रखिएगा। तो कह रहे हैं अनलाइक इंडियन इमिग्रेंट्स टू द वेस्ट, तो पश्चिमी देशों में जो भारत के इमिग्रेंट्स हैं, है ना, तो जैसे पश्चिमी देशों में भारत के इमिग्रेंट्स हैं उसकी विपरीत ये कहानी है। एक बार रिपीट कर देता हूँ, चूँकि उनके पास कोई ऑप्शन तो है नहीं कि उनके जो होस्ट कंट्रीज़ हैं उनको अपना लेगी, माइग्रेंट वर्कर्स की बात चल रही है, तो इसलिए उनका होम कंट्री से जो कनेक्शन है, लिंक है, वो इंटैक्ट रहता है, बिल्कुल जैसा रिश्ता पहले था वैसा रिश्ता आज भी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ से। लेकिन ये चीज़ बिल्कुल विपरीत है, जैसे कि वेस्ट कंट्रीज़ में अगर इमिग्रेंट्स हैं, भारत के इमिग्रेंट्स का मतलब वेस्ट कंट्रीज़ में जो चले गए हैं, जो वहाँ पे रहने लग गए हैं, उनका ऐसा नहीं है कि वो वहाँ के जाके रहते हैं और वहीं पे एसिमिलेट भी उनको कर लेते हैं, वहीं पे अपना लेते हैं, वहीं पे ग्रीन कार्ड बना लिया, वहीं की नागरिकता ले ली और वहीं पे रहते हैं वो। फिर कह रहा है कि द वास्ट मेजॉरिटी, वास्ट का मतलब होता है ह्यूज, है ना, कोलोसल, तो इसका मतलब बहुत बड़ी, मेजॉरिटी जो है उनकी, हु आर ऑन सब्सिस्टेंस वेजेस। सब्सिस्टेंस का मतलब होता है आजीविका निर्वहन, सर्वाइवल यू कैन से। वेजेस का मतलब है मजदूरी। अब वेजेस के दो मतलब होते हैं, वेजेस का मतलब पनिशमेंट भी होता है। अगर वेजेस पनिशमेंट के रूप में यूज करते हैं तो दिस इज कंसीडर्ड सिंगुलर।
अगर इसका मतलब मजदूरी के रूप में लेते हैं तो हम इसके साथ में प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं, इसको प्लूरल मान लेते हैं, तो ये बात भी नोट कर लीजिएगा आप। तो उनकी जो बहुत बड़ी मेजोरिटी है, हु किसके लिए, देम के लिए, जो सब्सिस्टेंस वेजेस पर हैं, जो वहाँ पे आजीविका निर्वहन के लिए मजदूरी करते हैं, आर फेसिंग अ टफ सिचुएशन, वो मतलब फेस कर रहे हैं, उनका सामना हो रहा है टफ सिचुएशन से, मुश्किल हालातों से। टफ हो गया एडजेक्टिव यहाँ पे। इन द वेक ऑफ का मतलब होता है परिणाम स्वरूप, एज ए रिजल्ट ऑफ, ठीक है। इन द वेक ऑफ इज इक्वल टू एज अ रिजल्ट ऑफ, किसके परिणाम स्वरूप, कोविड-19 पेंडेमिक जो वैश्विक महामारी है उसके चलते। रिपीट कर देता हूं, तो बहुत बड़ी मेजोरिटी उनकी है जो वहां पे सब्सिस्टेंस वेजेस पे आधारित हैं, आजीविका निर्वहन के लिए मजदूरी करते हैं और बड़ी टफ कंडीशन का उनको सामना करना पड़ रहा है कोविड-19 पेंडेमिक के चलते। आगे बोल रहा है फ्रॉम द लिटिल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल, तो जो थोड़ी बहुत सूचना उपलब्ध है। द लिटिल का प्रयोग इसलिए हो रहा है यहाँ पे क्योंकि जहाँ पे जो भी सूचना है उस पूरी सूचना के बेसिस पर है, तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है वो निश्चित हो गई है कि कौन सी इन्फॉर्मेशन की हम बात कर रहे हैं, जो भी प्राप्त हुई है वो पूरी इन्फॉर्मेशन, इस कारण से द का प्रयोग है। तो जो थोड़ी बहुत सूचना अवेलेबल है उससे, इट अपीयर्स ऐसा लगता है, अपीयर के साथ में आईएनजी लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता है। अगर अपीयर का मतलब प्रतीत होना है, लगना है, तो इसका मीनिंग अगर सीम है, SEEM, तब तो आप अपीयर के साथ में आईएनजी नहीं लगा सकते हैं। और अगर अपीयर का मतलब सीम नहीं है और अपीयर का मतलब प्रविष्ट होना है किसी भी एग्जाम में सपोज करें, तो उस कंडीशन में आप आईएनजी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे तो सीम के मीनिंग में है, तो ऐसा लगता है कि दैट इंडियंस आर बैडली हिट बाय द डिजीज, कि भारतीय लोग जो हैं वो बुरी तरह प्रभावित हैं इस डिजीज से। बैडली हिट का मतलब प्रभावित और बैडली का मतलब बुरी तरीके से, ठीक है ना। हिट की विशेषता बता रहा है, इस कारण से बैडली है, क्योंकि वर्ब की विशेषता बताए वो एडवर्ब होता है, तो इस कारण से एडवर्ब है। तो ऐसा लगता है कि भारतीय जो हैं बहुत बुरी तरह प्रभावित हैं इस डिजीज से, ठीक है। तो इस इंफॉर्मेशन की अगर बात करें, जो भी सूचना वहाँ से मिली है उसके आधार पर, फिर कह रहा है लिविंग एंड वर्किंग कंडीशंस मेक इट एक्सट्रीमली डिफिकल्ट फॉर देम। लिविंग रहने की, जीने की, और वर्किंग कंडीशन काम करने की जो कंडीशंस है, स्थितियाँ हैं, ये दोनों वहाँ के जो रहने की व्यवस्था है और काम करने की स्थितियाँ हैं, वो दोनों चीज़ें जो है मिलकर, अब चूंकि दो सब्जेक्ट हो गए हैं इस कारण से मेक आ रहा है, ठीक है ना, तो प्लूरल वर्ब आ रही है, वो इसको मुश्किल बनाते हैं। एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, डिफिकल्ट एडजेक्टिव है और एक्सट्रीमली एडवर्ब है, एडजेक्टिव की विशेषता बताए वो भी एडवर्ब, तो इसे बिल्कुल मुश्किल बना देता है फॉर देम, उनके लिए, टू प्रैक्टिस सोशल डिस्टेंसिंग। क्या चीज़ के लिए, सोशल डिस्टेंसिंग प्रैक्टिस करने के लिए। सोशल डिस्टेंसिंग क्या होती है बताइए आपको, दूरी बनाए रखना, प्रैक्टिस का मतलब व्यवहार में लेकर आना उस चीज़ को यूज़ करना, और गेट ट्रीटमेंट, या फिर किसके लिए, इलाज प्राप्त करने के लिए, इफ़ इन्फेक्टेड, कब, यदि वो संक्रमित हो तब। रिपीट कर देता हूँ कि जो लिविंग और वर्किंग कंडीशंस हैं वो इस चीज़ को बड़ा मुश्किल बना देती है उनके लिए कि वो सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, क्योंकि कंडीशन ही ऐसी है, काम ही ऐसा करना पड़ता है, रहने की स्थिति कुछ ऐसी है कि एक ही कमरे में बहुत सारे लोग रहते हैं, तो सोशल डिस्टेंसिंग वाला जो चीज़ है ना वहाँ पे अप्लाई नहीं हो सकती। और या फिर ट्रीटमेंट प्राप्त करना, इलाज प्राप्त करना, तो इलाज प्राप्त नहीं करवाते, इतना ही पैसा कमाते हैं, इलाज कहाँ से करवाएं, है ना, या इतनी सुविधाएं उनके पास नहीं है। इफ़ इन्फेक्टेड, यदि वो संक्रमित हो जाएं तो। मैनी ऑफ देम सफ़र फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशंस, अब कह रहा हूँ उनमें से अधिकांश लोग, अनेकों लोग हैं, सफ़र फ्रॉम, सफ़र के साथ फ्रॉम ही लगता है, सफ़र फ्रॉम का मतलब पीड़ित होना होता है, किस चीज़ को, किस चीज़ से मतलब इन्फ्लिक्टेड है, किस चीज़ से मतलब प्रताड़ित हैं, उस चीज़ के लिए फ्रॉम लगेगा। और सफ़र अगर एक्सपीरियंस करने के अर्थ में हो तो विदाउट फ्रॉम भी इसका यूज़ करते हैं, है ना, जैसे कि कंपनी सफ़र्ड अ ह्यूज लॉस, तो फिर सफ़र्ड, इनकर्ड, तो फिर ऐसे कंडीशन में हो तो वहाँ पे सफ़र बराबर इनकर हो, है ना, घाटा झेलना, एक्सपीरियंस करना, तो वहाँ पे कोई फ्रॉम की ज़रूरत भी नहीं है। तो कह रहा है कि भाई उनमें से अनेकों लोग जो हैं वो प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन, प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन कौन सी, भाई पहले से बीमारी है उनको, प्री एग्जिस्टिंग, प्री का मतलब पहले, एग्जिस्टिंग का मतलब अस्तित्व में होना, तो पहले से ही उनको कोई मेडिकल कंडीशन है, पहले से कोई बीमारी से पीड़ित हैं अगर वो, उनमें से अनेकों, एंड आर यूज्ड टू प्रोक्योरिंग मेडिसिन, प्रोक्योर का मतलब मंगवाना होता है, और देखो यूज टू से पहले बी की फॉर्म लगा दी है तो इसलिए यूज टू में आईएनजी का प्रयोग है, ये हमने पढ़ लिया है। मेडिसिन फ्रॉम इंडिया, और उन वो आदी हैं इस चीज़ के कि वो दवाइयाँ मंगवाते हैं भारत से, ठीक है, तो उनमें से अनेकों लोग जो है प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन से सफ़र करते हैं और वो आदी हैं इस चीज़ के कि वो दवाइयाँ कहाँ से मंगवाते हैं, भारत से मंगवाते हैं, विच इज़ नाउ इम्पॉसिबल, अब वो इम्पॉसिबल है, लॉकडाउन लगा हुआ भारत में, है ना, और वहाँ पे भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, तो अब तो इम्पॉसिबल हो गया। वास्ट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी आर शट, वास्ट सेक्टर्स, बहुत बड़े बड़े सेक्टर्स, बहुत बड़े संख्या में कह सकते हो, इकोनॉमी के जो बड़े बड़े सेक्टर्स हैं वो शट हैं, बंद हैं। रेंडरिंग मैनी ऑफ देम जॉबलेस, और रेंडरिंग का मतलब बनाना होता है, रेंडर का प्रदान करना होता है, हो जाना भी होता है, तो ये जो कंडीशन है कि बड़े बड़े सेक्टर्स जो इकोनॉमी के शट हैं तो उनको जॉबलेस भी कर दिया है, अब वो बेरोजगार हो चुके हैं। थाउजेंड्स आर विदाउट डॉक्यूमेंटेशन, हज़ारों लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, थाउजेंड्स ऑफ
थाउजेंड्स ऑफ देम। अब देखो थाउजेंड्स आ रहा है क्योंकि इससे पहले कोई संख्या नहीं है। नंबर डिनोटिंग वर्ड्स होते हैं ये 1000, 100, मिलियन, बिलियन। अगर इनसे पहले कोई डेफिनेट नंबर नहीं होता देन वी कैन मेक इट प्लूरल, एंड इफ वी हैव मेड इट प्लूरल देन वी कैन ऐड एज ऑफ ऑल्सो इफ इट इज़ रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे जरूरत नहीं, वैसे थाउजेंड्स ऑफ डैम आ जाता अगर आगे प्रोनाउन की जरूरत पड़ती है, ऐसा कुछ होता। ये कह रहा है कि हज़ारों लोग ऐसे हैं जो विदाउट डॉक्यूमेंटेशन है, उनके पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, मतलब कागज़ वगैरह कुछ नहीं है, उनका कोई पहचान पत्र वगैरह कुछ नहीं है। दुबई, आबू धाबी एंड दोहा, दोहा कतर की राजधानी है। बीइंग इंपॉर्टेंट ट्रांजिट्स, ट्रांजिट्स का मतलब यहाँ पे क्या, वैसे ट्रांजिट का परिवर्तन होता है, लेकिन यहाँ पे ट्रांजिट का मतलब है कि एक प्रकार से वो स्टेशन है या फिर यहाँ पे एक पॉइंट है, ठीक है ना, ये एक मार्ग है। तो ये कह रहा है दुबई, आबू धाबी और दोहा जो है बीइंग इंपॉर्टेंट, बीइंग मतलब होना, चूंकि ये इंपॉर्टेंट ट्रांजिट्स है, इंपॉर्टेंट स्टेशन से, इंपॉर्टेंट मार्ग हैं फॉर इंटरनेशनल ट्रैवल, किसके लिए, अंतर्राष्ट्रीय ट्रैवल करने के लिए। थाउजेंड्स ऑफ इंडियन ट्रैवल, देखो यहाँ पे ऑफ लग गया क्योंकि आगे जरूरत थी, किन में से थाउजेंड्स है तो इसलिए ऑफ लग गया। थाउजेंड्स ऑफ इंडियन ट्रैवलर्स आर ऑल्सो स्टक इन द रीजन, स्टक का हमने देखा था, स्टैंडर्ड आया था ऊपर ही ऊपर, तो स्टैंडर्ड बराबर मैंने लिखवाया था कि स्टक लिख दीजिए। तो ये जो है हज़ारों ट्रैवलर्स जो हैं वो फंसे हुए हैं इस क्षेत्र में। तो कह रहा है कि दुबई, आबू धाबी और दोहा जो है वो इंपॉर्टेंट ट्रांजिट्स हैं, इंपॉर्टेंट मार्ग हैं इंटरनेशनल ट्रैवल करने के लिए। तो हज़ारों भारतीय ट्रैवलर्स जो हैं वो फंसे हुए हैं इस रीजन में। दूसरा पैरा देखिए इसका, इंडिया कैन नॉट अबेंडन देम टू देयर हेल्पलेस फेट। फेट का मतलब होता है भाग्य, लिख लीजिएगा, फेट का मतलब लक, भाग्य। तो ये कह रहा है कि भारत जो है उनको छोड़ नहीं सकता, अबेंडन का मतलब छोड़ना है, त्यागना होता है, तो भारत उनको छोड़ नहीं सकता। दैम किसके लिए आ रहा है, उन्हीं माइग्रेंट वर्कर्स के लिए आ रहा है। कहाँ नहीं छोड़ सकता, उनके हेल्पलेस फेट पे। हेल्पलेस का मतलब हो गया असहाय और फेट का मतलब भाग्य या स्थिति, तो उनके ऐसे कंडीशन में छोड़ नहीं सकता कि वो अभी फिलहाल नहीं असहाय हैं, उनको कोई सहायता करने वाला नहीं है, तो इस भाग्य पर नहीं छोड़ा जा सकता उनको। इट मस्ट वर्क क्लोजली, इट यहाँ पे आ रहा है भारत के लिए, मस्ट मतलब निश्चित रूप से करना चाहिए, वर्क का मतलब काम, क्लोजली का मतलब बहुत ही घनिष्ठता से, विद गवर्नमेंट्स का मतलब सरकारों के साथ, ऑफ द रीजन मतलब उस क्षेत्र के जीसीसी कंट्रीज की बात है। तो ब्रिंग देम सकर किसके लिए, कि उनको सहायता लाने के लिए, उनको सहायता पहुंचाने, सकर का मतलब हम देखा था हेल्प होता है, ऐड होता है, सहायता पहुंचाने के लिए। तो भारत उनको उनके हेल्पलेस फेट पे छोड़ नहीं सकता और भारत को यहाँ पे काम करना पड़ेगा उस क्षेत्र के सरकारों के साथ में ताकि उनको सहायता पहुंचाई जा सके। फिर कह रहा है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज नर्चर्ड गुड रिलेशन विद ऑल रूलर्स ऑफ द रीजन बट द ऑनगोइंग क्राइसिस इज टेस्टिंग द एंड्योरेंस ऑफ इंडियाज टाइज विद सम ऑफ द जीसीसी कंट्रीज। कह रहा है कि प्रधानमंत्री जो है भारत के नरेंद्र मोदी, हैज नर्चर्ड, नर्चर का मतलब होता है पोषित करना, नर्चर का मतलब डेवलप करना, ठीक है। तो इन्होंने डेवलप किए हैं, क्या डेवलप किए हैं, गुड रिलेशंस, गुड का अच्छा, रिलेशंस का रिश्ते, रिलेशंस नाउन, गुड एडजेक्टिव, अच्छे रिश्ते यहाँ पे कायम किए हैं सभी के साथ, सभी रूलर्स के साथ, सभी शासकों के साथ, जो भी उस क्षेत्र के शासक हैं उनके साथ। शासक का मतलब प्रधानमंत्री जो भी हैं, या फिर वहाँ मान लीजिए कोई, जैसे कि सऊदी अरेबिया की अगर बात करें तो वहाँ पे राजा वगैरह जो भी होते हैं, है ना, तो उन शासकों के साथ। बट प्रिंस होते हैं ना, क्राउन प्रिंस होते हैं। बट द ऑनगोइंग क्राइसिस, जो लेकिन जो फिलहाल संकट चल रहा है, क्राइसिस नाउन है, ऑनगोइंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव है, क्योंकि आईएनजी फॉर्म का, जो फिलहाल संकट चल रहा है ना, अभी कंटिन्यूअस है। इज टेस्टिंग, वो मतलब अभी टेस्ट ले रहा है एंड्योरेंस का, सहनशीलता का, सहनशीलता किसकी, भारत के संबंधों की, भारत की मतलब एंड्योरेंस टिकाऊपन भी होता है कि भारत के रिश्ते कितने प्रभावी हैं किसके साथ में, जीसीसी कंट्रीज के साथ में, कुछ जीसीसी कंट्रीज के साथ में, वो यहाँ पे टेस्ट है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हालांकि बहुत अच्छे रिश्ते यहाँ पे सभी रूलर साथ बनाए हैं उस रीजन के, लेकिन फिलहाल जो संकट चल रहा है कोविड-19 का, वो एक परीक्षण का समय है, वो एक परीक्षा की घड़ी है किसके लिए, भारत के संबंधों को परखने के लिए कि जीसीसी कंट्रीज के रिश्ते भारत के कैसे हैं। द यूएई गवर्नमेंट हैज सेड, जो संयुक्त अरब एमिरेट हैं, जो यूनाइटेड अरब एमिरेट हैं, ये जो सरकार है, हैज सेड इट माइट रिवाइज करंट पार्टनरशिप concerning labor relations with nations refusing to cooperate with measures to repatriate private sector expatriates who wish to return home. अब देखो the UAE government has said, UAE सरकार ने कहा है, it might, क्या कहा है, अब देखो यहाँ पे प्रश्न बनता है दैट कंजंक्शन लगना चाहिए, लेकिन ये प्रश्न वहीं तक सीमित रखें जहाँ पे एग्जाम आपका हो रहा है एयरफोर्स का, नेवी का, एसएससी का, इस प्रकार के एग्जाम्स में। अगर आप बैंकिंग के एस्पिरेंट है तो फिर यहाँ पे दैट लगाने की जरूरत नहीं, उस कंडीशन में ऐसा माना जाएगा कि यहाँ पे दैट तो ऑलरेडी है ना। तो इसलिए यूएई गवर्नमेंट जो है उसने ये कहा है कि इट माइट रिवाइज करंट पार्टनरशिप, माइट लगा है, इसका मतलब दूर की संभावना है, रिमोट पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है कि वो करंट पार्टनरशिप को रिवाइज करे। करंट पार्टनरशिप, वर्तमान साझेदारी जो भी है ना, हो सकता है कि उसको रिवाइज कर ले। रिवाइज करने का मतलब क्या है, उसमें बदलाव कर ले। कंसर्निंग लेबर रिलेशंस, और पार्टनरशिप किसके संबंध में है, कंसर्निंग यहाँ पे संबंधित है,
कंसर्न का मतलब वैसे चिंतित भी होता है, लेकिन चिंतित तब लगता है जब वो नाउन से पहले आए। अब यहाँ पार्टनरशिप के बाद में आ रहा है, नाउन के बाद में, तो इसी तो कहते हैं पोस्ट पोज एडजेक्टिव, कि नाउन के बाद में एडजेक्टिव लगे तो उसको क्या बोलते हैं, पोस्ट पोज एडजेक्टिव। तो पार्टनरशिप कंसर्निंग लेबर रिलेशन, वो पार्टनरशिप जो कि संबंधित है लेबर रिलेशंस के चलते इन देशों के साथ में, है ना, कि श्रमिक लोग जो हैं, लेबरर्स जो हैं, वो वहाँ जाके रहते हैं, तो पार्टनरशिप इनकी उस आधार पर जो है। रिफ्यूजिंग टू कोऑपरेट, वो देश जो कि यहाँ पे मना कर रहे हैं, रिफ्यूज़ कर रहे हैं कोऑपरेट करने से, सहयोग देने से। विद मेजर्स टू रिपेट्रिएट प्राइवेट सेक्टर एक्सपेट्रिएट्स हु विश टू रिटर्न होम। तो देखो यहाँ दो वर्ड्स आए आपके सामने, एक वर्ड रिपेट्रिएट, रिपेट्रिएट मतलब स्वदेश वापस भेजना, है ना, अपने देश भेज देना। एक्सपेट्रिएट का मतलब होता है निर्वासित, जो अपने देश से बाहर निकल चुके हैं वो व्यक्ति। ये तो है वर्ब और ये यहाँ पे है नाउन। अब समझिए, तो कह रहा है कि भाई मतलब किसको कोऑपरेट करने से मना कर रहा है, कोऑपरेट कर रहा है इन स्टेप्स को लेकर कि रिपेट्रिएट प्राइवेट सेक्टर एक्सपेट्रिएट, कि प्राइवेट सेक्टर में जो निर्वासित व्यक्ति किसी देश से आए हुए व्यक्ति हैं वहाँ पे जो काम कर रहा है, उनको स्वदेश वापसी भेजने में, मतलब वापस अपने देश भेजने के लिए कोऑपरेट नहीं कर रहा है। जो वो लोग जो कि यहाँ पे किसके लिए आ रहा है, एक्सपेट्रिएट के लिए, वो निर्वासित व्यक्ति जो कि इच्छा रखते हैं अपने घर लौटने की, उनको वापस नहीं भेज रहा है, तो उनके साथ रिवाइज कर सकता है। रिपीट कर रहा हूँ, यूएई गवर्नमेंट ने कहा है कि भाई ये सरकार जो है वो हो सकता है कि वर्तमान साझेदारी जो है, जो साझेदारी संबंधित है लेबर रिलेशंस के चलते साझेदारी बनी हुई है, वो उनको बदल भी सकता है उन देशों के साथ जो मना कर रहे हैं कोऑपरेट करने से, उन स्टेप्स को लेकर। किन स्टेप्स को लेकर, टू रिपेट्रिएट प्राइवेट सेक्टर एक्सपेट्रिएट हु विश टू रिटर्न होम, उन मेजर्स को लेकर जो यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर के जो एक्सपेट्रिएट हैं, प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले जो लोग हैं, निर्वासित व्यक्ति हैं, उनको अपने स्वदेश वापसी में रोड़ा अटका रहा है कोई देश, वो लोग जो यहाँ घर लौटना चाहते हैं उनको स्वदेश वापसी में कोऑपरेट नहीं कर रहा है, तो उनके साथ यहाँ पे यूएई गवर्नमेंट जो है वो करंट पार्टनरशिप को थोड़ा सा रिवाइज कर सकती है, चेंज कर सकती है। ठीक है, अब यहाँ देखो रिटर्न के साथ में सीधा होम लग रहा है, तो गो के साथ, कम के साथ, टेक के साथ, ब्रिंग के साथ, इन सभी शब्दों के साथ अगर आपको होम दे रखा है तो प्रीपोजिशन रिक्वायर्ड नहीं होता है, होम से पहले टू लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप इनसे पहले पजेसिव एडजेक्टिव देखते हैं ना, अगर रिटर्न टू देयर होम ऐसे होता तो फिर यहाँ पे टू लग जाता। अगर पजेसिव एडजेक्टिव डायरेक्ट पहले सीधा सीधा आप अगर होम से पहले प्रीपोजिशन चाहेंगे तो नहीं लगेगा, जब गो हो, कम हो, रिटर्न हो, टेक हो, ब्रिंग हो, लेकिन अगर पजेसिव एडजेक्टिव है तो फिर टू लग जाएगा। अगला देखिए, द कंट्रीज एम्बेसडर टू इंडिया अहमद अल बन्ना हैज प्रॉमिस्ड ओनली दोज हु आर टेस्टेड नेगेटिव फॉर द वायरस वुड बी रिपेट्रिएटेड। देश के जो एम्बेसडर हैं टू इंडिया, है ना, द कंट्रीज एम्बेसडर टू इंडिया अहमद अल बन्ना, मतलब जो देश में है और वहाँ मतलब भारत में जो रह रहे हैं एम्बेसडर, राजदूत जो हैं, जिस देश में मान लीजिए हमारे लोग काम कर रहे हैं, वहाँ का एम्बेसडर है, भारत में जो रह रहा है ना, राजदूत होते हैं, अहमद अल बन्ना जिनका नाम है, उन्होंने प्रॉमिस किया है कि ओनली दोज, केवल वही लोग, अब दोज और हु का कॉम्बिनेशन तो पता ही है आपको कि हु से पहले दोज लगाना है, दे और देम नहीं लगाना है। सो मेनी टाइम्स आई हैव टोल्ड यू दिस पॉइंट कि भाई प्रॉमिस किया है कि वही लोग जो कि टेस्टेड नेगेटिव, जिनका टेस्ट नेगेटिव आता है, जो मतलब इस महामारी से बचे हुए हैं, केवल वही जो हैं वुड बी रिपेट्रिएटेड, उनको रिपेट्रिएट किया जाएगा, उनको स्वदेश वापस भेजा जाएगा। अगर किसी की रिपोर्ट पॉजिटिव है तो उनको नहीं भेजा जाएगा। ठीक है, वुड बी रिपेट्रिएटेड पैसिव वॉइस हो गया है, चूंकि इन्होंने ये पास्ट में स्टेटमेंट कहा गया था, इस कारण से वुड बी रिपेट्रिएटेड, हालांकि यहाँ पे हैज़ प्रॉमिस्ड लिख रखा है तो ये विल बी रिपेट्रिएटेड भी आ सकता था। अगर यहाँ केवल प्रॉमिस्ड होता सेकंड फॉर्म तो बिल्कुल ये सही हो जाता, क्योंकि जब सेकंड फॉर्म आती है तो पूरे सेंटेंस को पास्ट में करना पड़ता है। भी जब इन्होंने स्टेटमेंट कहा होगा तो यही तो होगा ना, विल बी रिपेट्रिएटेड, लेकिन जब इसको पास्ट में लेके जाएं तो वुड बी रिपेट्रिएटेड आना चाहिए, लेकिन यहाँ चूंकि हैज़ लगा रखा है तो आने की आवश्यकता तो नहीं थी। आपके एग्जाम में है तो उसी लिहाज से याद रखिएगा इसको, यहाँ पे तो चलने दीजिए। इसके आगे देखो, सम ऑफ दीज माइग्रेंट्स वांट टू बी इवैक्यूएटेड, इवैक्यूएट बताया था, शिफ्ट करना, रिमूव करना, एक्सपेल करना, एविक्ट करना। तो इनमें से कुछ माइग्रेंट्स जो हैं, माइग्रेंट समझ गए ना, प्रवासी, तो इनमें से कुछ माइग्रेंट जो हैं वो चाहते हैं कि उनको शिफ्ट कर दिया जाए। वांट टू बी इवैक्यूएटेड, वो चाहते हैं क्या, कि उनको किया जाए, पैसिव वॉइस है। वाइल मैनी माइट वांट टू रिमेन वेयर दे आर, जबकि बहुत सारे, वाइल जबकि, अनेकों ऐसे भी हैं जो हो सकता है कि चाहें, माइट मतलब हो सकता है, संभावना है, दूर की संभावना है और बहुत ही कमज़ोर सी वीक पॉसिबिलिटी है, जो चाहते हैं कि वहीं पर रहें जहां वो हैं। पिनराई विजयन, ये नाम है चीफ मिनिस्टर का केरला के, पिनराई विजयन जो केरला के मुख्यमंत्री है, विच इज़ होम टू मोर देन 2 मिलियन इंडियन इमिग्रेंट्स इन द गल्फ, विच यहाँ पे केरला के लिए है। केरला वो जगह जो कि घर है
किसका? 2 लाख से अधिक जो इंडियन माइग्रेंट्स हैं, इमिग्रेंट्स हैं गल्फ में, उनका घर है। मतलब केरला के 2 मिलियन से अधिक लोग गल्फ में माइग्रेंट्स बनकर काम कर रहे हैं। समझ में आया कि 2 मिलियन से अधिक लोग हैं, इंडियन इमिग्रेंट्स हैं, है ना, वो मतलब केरला के हैं। तो इन्होंने क्या कहा है? हैज सेड, इन्होंने कहा है कि द स्टेट इज प्रिपेयर्ड। अब देखो मैंने कहा था ना हैज सेड है तो फिर सीधा आप प्रेजेंट में रहने दो, जैसे वहाँ पे वुड की जरूरत नहीं थी, विल ही रहने देते, तो यहाँ पे देखो इज दे रखा है। इज प्रिपेयर्ड, उन्होंने कहा है कि राज्य तैयार है। राज्य कौन? केरला तैयार है। टू रिसीव रिटर्नीज, किसके लिए? जो रिटर्नीज हैं, जो लौट रहे हैं, उन लोगों को रिसीव करने के लिए। एंड प्रोवाइड देम केयर, और उनको केयर प्रदान करने के लिए, देखभाल करने के लिए तैयार है। रिपीट कर देता हूँ, पिनराई विजयन जो केरला के चीफ मिनिस्टर हैं, जो कि अब ये केरला के लिए है इसलिए इज है। जो घर है, किसका घर है? तो टू लगेगा। वो घर है 2 मिलियन से अधिक जो इमिग्रेंट्स हैं गल्फ कंट्रीज़ में, उनका। उन्होंने कहा है कि स्टेट तैयार है कि कोई लौटना चाहे तो लौटिए आराम से, हम उनको केयर मतलब प्रदान करेंगे, उनकी देखभाल की जाएगी। उत्तर प्रदेश, बिहार एंड पंजाब हैव ए सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ पीपल इन द गल्फ। इन 3 राज्यों के, उत्तर प्रदेश, बिहार और पंजाब के भी बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं गल्फ कंट्री में। सिग्निफिकेंट नंबर का मतलब बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी संख्या में गल्फ कंट्री में वो लोग भी हैं। द सेंटर मस्ट टेक द इनिशिएटिव। अब कह रहा है केंद्र सरकार को, मस्ट मतलब निश्चित रूप से ऐसा करना ही चाहिए, तो केंद्र सरकार को यहाँ पे इनिशिएटिव लेना ही चाहिए। टू ब्रिंग टुगेदर स्टेट गवर्नमेंट्स, किसके लिए? ब्रिंग टुगेदर, साथ लाने के लिए स्टेट गवर्नमेंट्स, राज्य सरकारों को, ठीक है ना। तो सेंटर को, केंद्र सरकार को जरूर से जरूर निश्चित रूप से यहाँ पहल करनी चाहिए, इनिशिएटिव लेना चाहिए कि वो राज्य सरकारों को साथ लाए। एंड वर्क आउट अरेंजमेंट्स, वर्कआउट का मतलब क्या होता है यहाँ पे? वर्कआउट में सक्सेसफुली डील करना किसी प्रॉब्लम के साथ में, ठीक है। और अरेंजमेंट्स करने चाहिए, है ना, व्यवस्थाएं करनी चाहिए, ये चीज़ें प्लान करनी चाहिए विद नेशनल गवर्नमेंट्स, राष्ट्रीय सरकारों के साथ उस क्षेत्र के। द रीजन आ रहा है ना, तो द रीजन इसलिए कि क्षेत्र कौन सा है? वो जीसीसी वाला क्षेत्र है। इन ए मैनर, एक इस तरीके से एक्सेप्टेबल टू ऑल, जो तरीका सबको स्वीकार्य हो। एक्सेप्टेबल, देखो एबल आ गया, जिस साथ में एबल लग जाता है वो जनरली क्या होता है? एडजेक्टिव। तो कह रहा है कि सेंटर को यहाँ पे शुरुआत करनी चाहिए, इनिशिएटिव लेना चाहिए, कदम बढ़ाना चाहिए कि सभी राज्य सरकारों को साथ लेकर आए और अरेंजमेंट्स के लिए काम करे। किन के साथ? नेशनल गवर्नमेंट्स के साथ, उस क्षेत्र जो नेशनल गवर्नमेंट्स हैं उनके साथ एक ऐसा तरीका यहाँ पे इख्तियार करे, यूज़ करे जो सभी को स्वीकार हो। आगे दे रखा, इट विल सर्टेनली टेक सम एफर्ट टू अराइव एट व्हाट इज डूएबल एंड डिजायरेबल एट दिस जंक्चर। जंक्चर का मतलब पॉइंट है, जंक्चर का मतलब टाइम है, जंक्चर का मतलब मोमेंट है ना, इस पल, इस क्षण। तो इट विल सर्टेनली टेक सम एफर्ट, इट यह विल टेक लेगा, सर्टेनली निश्चित रूप से, सम एफर्ट कुछ प्रयास, टू अराइव एट लगता है पहुंचने के लिए, व्हाट इज डूएबल कि क्या चीज़ है वो करने योग्य है, एंड डिजायरेबल और क्या चीज़ है जो वांछनीय है, मतलब जिसकी इच्छा जताई गई, एक्सपेक्टेड है एट दिस जंक्चर, इस मोमेंट पर। बट लेकिन देयर इज़ नो एक्सक्यूज़, कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, कोई बहाना नहीं है फॉर नॉट डूइंग दैट, कि ऐसा नहीं करने के पीछे। फॉर के लिए, नॉट डूइंग, चूंकि फॉर है तो आईएनजी लग गया, दैट मतलब वो काम। तो ये कह रहा है कि निश्चित रूप से एफर्ट तो लगेंगे इस चीज़ को जानने में कि क्या चीज़ करने योग्य है और क्या यहाँ पे डिजायरेबल है इस मोमेंट पर, लेकिन कोई बहाना नहीं चलेगा इसको ना करने के लिए। फिर कह रहा है दैट इज़ द लीस्ट इंडिया कैन डू फॉर दीज पीपल, ये है, इज है, द लीस्ट कम से कम, लिटिल की डिग्री सुपरलेटिव लिस्ट होती है, लिटिल की कंपैरेटिव लेस होती है। ये छोटा छोटा वो काम है तो कैन डू, इंडिया कैन डू, भारत कर सकता है, फॉर दीज पीपल, इन लोगों के लिए, हुज सर्च, हुज जिनकी, सर्च तलाश, फॉर ए लाइवलीहुड आजीविका के लिए, हैज डन द कंट्री सो मच गुड, जिसने आजीविका के लिए, हैज डन द कंट्री सो मच गुड। तो क्या कह रहा है कि ये वो सबसे लीस्ट या सबसे छोटा काम है जो भारत कर सकता है इन लोगों के लिए, जिनकी तलाश जो है आजीविका के लिए, हैज़ डन द कंट्री सो मच गुड, उसने देश के लिए बहुत अच्छा किया है। भारत की इकोनॉमी में उनका काम करने से, उनके द्वारा जो रिमिटेंस आता है उससे, कहा था ना कि योगदान है इसका भारत की इकोनॉमी में, जो भी फॉरेन एक्सचेंज आता है उसका 40% ये लोग देते हैं। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि इनके लिए भी भारत कम से कम ये काम तो कर दे। अब यहाँ जो टोन है वो कह सकते हो आप कंसर्न्ड है लेखक, इनकी स्थिति को देखकर, जो प्रवासी भारतीय हैं, माइग्रेंट वर्कर्स हैं, उनके लिए कंसर्न्ड है, चिंतित है, ठीक है। तो ये इसका टोन होगा। और हम बात करें आज के क्विज की, जो आधारित है मैच द कॉलम, कल की तरह ही।